रिपू सर इंग्लिश क्लासेज में पुनः आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12 के लिए प्रोज सेक्शन का एक चैप्टर है ए चाइल्ड इज बॉर्न, जिसको लिखा है जर्मेन ग्रियर ने। इसका मैं यहाँ लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। ए चाइल्ड इज बॉर्न में यह दर्शाया गया है कि परंपरागत समाज में शिशु का जन्म कैसा होता है और जो वेस्टर्न समाज है उसमें क्या सुविधा होती है और क्या असुविधा भी होती है। तो चलते हैं पहला पार्ट में इसका। परंपरागत समाजों में शिशु जन्म को संभालने के लिए कई और विभिन्न तरीके होते हैं। इन तरीकों की उपयोगिता इस बात से साबित हो जाती है कि उन तरीकों को सांस्कृतिक और सामूहिक स्तर पर सभी से मान्यता प्राप्त होती है। इससे गर्भवती मां पर यह मानसिक दबाव नहीं रहता है कि वह उन तरीकों को पुनः खोज निकाले, उनका आविष्कार करे। हालांकि समुदाय की याददाश्त में संभावित संकट की जो उनके मन में बैठी रहती है वो हमेशा जीवित रहती है और उत्तेजना आशंका का स्तर जो है वो बड़ा भयावह होता है, क्योंकि वह उस समय बढ़ा हुआ रहता है। जो मानसिक उत्तेजना और आशंका का स्तर जो होता है वह बढ़ा रहता है और प्रसव के प्रति एक जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, रीतिगत जो पहुंच जो है, उन चिंताओं आशंकाओं को संभाल लेता है। क्योंकि गर्भवती स्त्री जो बहुत से चीजों से बंधनों से वर्जित रहती है और चारों ओर से भिन्न भिन्न तरह के बंधनों से घिरी रहती है। एक गर्भवती स्त्री जो सभी बंधनों को स्वीकार करके व्यवहार करती है और सारे रीति रिवाजों का पालन करती है, वो सक्रिय तौर पर आशंका और अनिश्चितता को दूर रखे हुए होती है और उसे भी भिन्न भिन्न तरह की सहायता तथा उसे सबलता प्राप्त होगी। क्योंकि गर्भावस्था के कई रीति पालन में अन्य लोगों की भी भागीदारी होती है, जिन्हें उसे समर्थन और प्रोत्साहन देना होता है, खासकर उसका पति, फिर उसके रिश्तेदार तथा समुदाय के अन्य जो सदस्य हैं। उनके कुछ व्यवहार निहायत बुद्धिमत्तापूर्ण तथा उपयोगी लगेंगे, कुछ जादुई टोना भी, पर सब मिलाकर के गर्भवती की सुरक्षा भावना तथा उसके विश्वास को इससे बल ही मिलता है कि वह गर्भ को नियंत्रण कर रही है, वह उससे नियंत्रित नहीं हो रही है। मेरी जान पहचान की एक ग्रेजुएट अपनी गर्भावस्था को अपना टर्म असाइनमेंट ही मान बैठी थी। एक टर्म असाइनमेंट मतलब वो कार्य करना है। वह छोटी छोटी बारीकियों की शोध की जो टिप्पणियां हैं वो भिन्न भिन्न तरह के दर्जे कर रही थी
टिप्पणियों में फुट नोट्स जो आते हैं, उन फुट नोट्स की तरह वह दर्ज कर रही थी, हर बारीकी को वह समझ करके नोट करती थी। अपने इस प्रसव पूर्व व्यवहार को अपना कर्म मानकर चल रही थी। शिशु जन्म के शारीरिक कष्ट को झेलने के लिए इन व्यवहारों को सहायक तैयारी के रूप में लेती थी। चाहे जो परिस्थिति हो, वह प्रतिदिन गहरी व चुप्पी के साथ इन व्यवहारों को संपन्न करती, पूरी तरह याद रखकर करती। साथ ही साथ वह पुराने रूढ़ अंधविश्वास को मानती कि शिशु जन्म के पूर्व कपड़ा और सामान जुटाना अपशकुन, अच्छा नहीं माना जाता था। इस तरह मेरा एक बच्चा संसार में बिना तौलिए का ही चला आया। पूरा प्रयास किया गया था कि माँ को बच्चे के सुख पाने का हर मौका मिले। वह लड़की महीनों से बिना दवा दारू वाली प्राकृतिक प्रसव का प्रशिक्षण ले रही थी। इसलिए अस्पताल ने उसे समझाने से इनकार कर दिया कि वह प्रसव पीड़ा के दूसरे चरण में है। नतीजा यह हुआ कि उसकी बेटी का सिर निकला हुआ दिखाई पड़ा। उस अस्पताल के स्टाफ स्तनपान को लेकर इतने उदासीन दिखाई पड़े कि 2 ही दिन के बाद जच्चा और बच्चा जो है अस्पताल से अपना नाम कटाकर ही चल दिए। यह उदासीनता के वजह से हुई। वहां के जो स्टाफ थे, नर्स थे। ये प्रसव एकदम अपने आप हुआ। वह पारंपरिक समाजों में कोई दुर्घटना न हो तो शिशु जन्म इस तरह अकेले नहीं होता, कई लोग उसमें सहायक होते। इस तरह से स्पष्ट है कि पारंपरिक प्रसव क्रिया में शिशु एवं माता, माँ और उसके बच्चे की मृत्यु दर जरूर अधिक होती है, जहां तक पारंपरिक प्रसव क्रिया का सवाल है। लेकिन मौत को टालने की हमारी जो व्यग्रता में अधिकांश जनसंख्या जो जीवित रह जाती है, उसके लिए पारंपरिक प्रसव का महत्व अनजाना रह जाता है। वे इस अनुभव से वंचित रह जाते हैं। कोई इस बात से इनकार न करेगा कि जहां तक संभव हो सके हर जन्मजात शिशु तथा जन्म देने वाली मां की मौत की त्रासदी को टालने का प्रयास करना चाहिए। इससे भी इनकार करना मुश्किल है कि आधुनिक प्रसूति जो है, प्रसूति प्रबंध जो अस्पताल में ही उपलब्ध है, इसने क्या किया कि पिछली आधी सदी में जच्चा और बच्चा दोनों की मौत के आंकड़ों को काफी कम कर दिया है। यह आधुनिक जो प्रसूति है, उसमें मेडिकल फैसिलिटी के वजह से जो मृत्यु दर है इसमें बहुत कम होता है। पर ऐसे में यह प्रश्न करना थोड़ा विचित्र लगेगा, फूहड़ लगेगा कि क्या हमारे लिए हर कीमत पर प्रसव पूर्व मृत्यु दर की घटना ही प्राथमिकता है, जबकि इससे वे चीजें, वे आजादियां परित्यक्त हो जाती है जिन्हें स्वतंत्र व्यक्ति अपनी मौजूदगी को अपने जिंदा रहने से ज्यादा अहमियत देते हैं। इन आजादियों में से एक है अपनी जिंदगी अपने तरह से जीना, अपने मूल्यबोध को, अपने जो मूल्यबोध है अपना, उसके अनुरूप चुनाव करना होता है। बहुत सारे समाजों में आज भी औरतें शादी होने पर अपनी मां के घर से अपनी सास के घर रहने जाती है।
वे वहां अपने पति के भाइयों की बीवियों के साथ रहती हैं। मानव शास्त्र का यह एक सच है कि वैसी औरतें अपने नए घर की सदस्य शिशु जन्म देने के बाद, मां बनने के बाद ही मानी जाती है। उसकी सदस्यता जब तब तक नहीं मिलती है जब तक वह किसी बच्चे को जन्म नहीं दे देती है। अगर हम यह मानते हैं कि इन समाजों में जो विवाह तय करके किए जाते हैं, तो यह स्वाभाविक है कि बहू भी बच्चे की आस लगाएगी, जो उससे उतना ही नजदीकी होगा जितना वो बहू अपने मां से है। ऐसे रिवाजों के बारे में जो पश्चिमी ख्याल है, पश्चिमी सभ्यता का ख्याल है, पश्चिमी देशों का ख्याल है कि ये पिछड़े हैं। जो पारंपरिक जो हमारे यहाँ प्रसव जो होती है उसके बारे में वे कहते हैं कि इनकी सोच बहुत पिछड़ी हुई है, क्रूर भी है, गलत भी है। यह मान लिया जाता है कि पति पत्नी के बीच का यौन संबंध औपचारिकता भर है और शोषण रूपी भी। यह भी कि सभी सासें अन्यायी होती हैं, शोषण करती हैं और बदले की भावना रखती है। तो नारीवादियों के साथ एक बड़ी दिक्कत यह है कि उनमें से जो अतिवादी नहीं होती और अभी भी किसी स्त्री समाज में रहती हैं, तो वे उन अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों से अपने आप को अलग रखती है जहां उनकी भाषा में वार्ता नहीं हो रही हो, जहां वे सरलता से वार्ता नहीं कर सकती। सूडानी सरकार की स्त्री अधिकारियों ने मुझे बताया कि वे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जाना बंद कर चुकी है। वहां उनका भव्य स्वागत तो होता था, पर अपने जीवन के बारे में प्रश्नों का जवाब देते देते वह थककर बोर हो जाती। उनसे राय मशविरा किया ही नहीं जाता था। अतः हम पश्चिम के लोग इस बात से भड़क जाएंगे कि एक औरत अपनी प्रथम संतान के जन्म के बाद से ही उसके नाम से जानी जाएगी, अपने नाम से नहीं। हालांकि विवाह के बाद जब एक औरत अपने वंश नाम को त्याग कर पति के वंश नाम को प्रथानुसार जोड़ लेती है, तो हम सबको कोई आपत्ति नहीं होती। कई परंपरागत समाजों में मां बच्चे के बीच का संबंध पति पत्नी के बीच के संबंध के मुकाबले ज्यादा अहम होता है। कई समाजों में तो बच्चे का जन्म से जितना संबंध होता है, उससे भी ज्यादा जो अंतरंग संबंध है शेष परिवार से हो जाता है। यानी वह बच्चा उस परिवार का पूरा संपूर्ण परिवार का माना जाता है। कई सामाजिक जो प्रचलन है जिसमें बच्चे का संबंध पर ऐसा दबाव होता है कि वह संबंध माँ बाप से उसके संबंध से भी सर्वोपरि माना जाता है। अपने खानदान से उसके संबंध उसके अपने माँ बाप से उसके संबंध से भी ज्यादा घनिष्ठ हो जाता है परिवार के अन्य सदस्यों से। चाचा तथा चाची उससे ज्यादा अपनापन हो जाते हैं। कई पारंपरिक अफ्रीकी तथा भारतीय समाजों में जैविक परिवार, बायोलॉजिकल फैमिली, जैविक परिवार यानी माँ बाप बच्चा को जानबूझकर महत्वहीन बना दिया जाता है। जानबूझकर बच्चे को माँ बाप से दूर रखा जाता है या माँ बाप को ही वास्तव में अलग थलग कर दिया जाता है। यह सब जो बड़ा परिवार को मजबूत करने की जो मंशा होती है, इसलिए ऐसा किया जाता है। अतः ऐसे समाजों में
बड़े स्तर पर परिवार के दबाव के अधीन ही माँ बाप बच्चे को जन्म देते हैं। जो औरत अपने परिवार के बुजुर्गों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए बच्चे पैदा करती हैं, जिससे देखने के लिए ये बुजुर्ग आस लगाए रहते हैं, वो देखती हैं कि उनकी सफलता को बहुत तामझाम से एक उपलब्धि के रूप में, उत्सव के रूप में मनाया जाता है। एक नौजवान सिलहटी औरत ने अपने सिलहटी औरत, जो सिलहट एक स्थान है साउथ अफ्रीका में, तो वह सिलहटी औरत जो है अपने अनुभव से बताया कि यह सब व्यवहार में कैसे कार्यान्वित होता है। अगर गर्भवती स्त्री भाग्यशाली रही और उसके माँ बाप जीवित हो, उसको भाग्यशाली मानी जाती है जिसके माँ बाप जीवित हो, तो उसे प्रसव काल के अंतिम महीने में उसे अपने घर भेज दिया जाता है, अपने माँ के घर। वह बच्चे के जन्मोपरांत पहले 3 माह भी वहीं बिताती है। वहां उसे पूरा प्यार स्नेह मिलता है, उसकी अच्छी देखभाल होती है, उससे पूछा जाता है तुम क्या खाओगी, तुम क्या सोचती हो, हर समय उसकी देखभाल होती है। जन्म की घटना को एक उत्सव के रूप में लिया जाता है। अगर लड़का जन्म लेता है तो पूरे परिवार के लिए यह एक जश्न का मौका होता है। बड़ी खूबसूरती से बच्चे का जो है नामांकन संस्कार होता है। इसे बच्चे के जन्मदिन के 7वें दिन किया जाता है। बच्चे के लिए एक नया कपड़ा खरीदा जाता है, माँ के लिए नई साड़ी खरीदी जाती है, देर रात तक गाना बजाना होता है, औरतें और लड़कियां इकट्ठा होकर गीत गाती हैं। हल्दी और लहसुन की माला जो दुरात्मा को, बैड स्पिरिट को भगाने के उद्देश्य से पहनाया जाता है। उसी समय चुनकर नाम का संस्कार किया जाता है। बच्चे या बच्ची के लिए अनुष्ठान किया जाता है। बच्चे का जन्म होना तो अच्छा माना ही जाता है, पर बच्ची के जन्म पर भी वैसी ही खुशी मनाई जाती है। हम सब बैठकर पान खाती हैं और गीत गाती हैं। हम में से कुछ अविवाहित हो सकती हैं, शेष 40-50 साल की औरतें होती हैं। माहौल बहुत खुशनुमा होता है, खूब हंसी मजाक चलता है, लोग पान खाते हैं, गाना गाते हुए बड़े मजेदार लगते हैं। पुरुष इनमें ज्यादा हिस्सा नहीं लेते हैं। वे आकर बच्चे को झांक कर एक नजर देख लेते हैं, पर रात को जो जमावड़ा होता है, बस नाच गान तो बस औरतों का ही मामला होता है। गीत साधारण और अनलिखे होते हैं, लिखे हुए नहीं रहते हैं। वे सब बंगाल की औरतों के जीवन पर आधारित होते हैं।